Hello everyone. Today we will discuss model of an atom. तो आज हम एटम के मॉडल पे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे एटम का मॉडल डिस्कवर किया गया था, किन किन साइंटिस्ट ने इसमें रिसर्च वर्क किया और अपने अपने हिसाब से उन्होंने जो भी रिसर्च आउटपुट आई उनके हिसाब से उन्होंने एटम के मॉडल को डिफ़ाइन किया। तो जैसे हमको पता है एटम क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीस। यानी कि एटम एलिमेंट का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पोर्शन है ये एलिमेंट का। इट मीन्स कि जो उतने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे बने हैं, एटम से। तो एटम के कंबाइन करने से ही एलिमेंट बनते हैं। अब हमने जो भी चीज़ें है जो हमने पढ़ना है इसमें हम ये देखेंगे कि एटम की बनावट कैसी है, एटम है क्या, अंदर का कैसा है, वो क्या बनावट है उसकी, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इंट्रोडक्शन पोर्शन ही कवर करूँगा यहाँ पे कि किन किन साइंटिस्ट का ने काम किया, इस पर क्या रिसर्च वर्क थी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके साइंटिस्ट के मॉडल को डिफ़ाइन करेंगे हम कि उस साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया था, क्या रिसर्च वर्क की थी। तो ये दो पार्ट्स में हम काम करेंगे, क्योंकि एक पार्ट्स करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा भाई। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था एटम का वो दिया था डाल्टन्स ने, डाल्टन्स मॉडल। तो जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो कब आ गई थी, 1800 ईस्वी में। और जो जॉन्स डाल्टन है इसका जो लाइफ टाइम था ये था 1766 से लेके 1844। तो यहाँ पे ये बताया कि 1766 में इसका बर्थ हुआ था और 1844 में इसकी डेथ हो गई थी। और इस दौरान इसने जो काम किया उसने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट को स्टडी किया। और डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट को स्टडी करने के बाद उसने ये बताया कि एटम भी डिफरेंट होंगे। इट मीन्स कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट दे रहे हैं तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट। अगर एलिमेंट, सब एलिमेंट एटम से बने हैं मगर सभी एलिमेंट्स के एटम एक जैसे नहीं हैं। हर एलिमेंट्स का जो एटम है वो अलग अलग हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में ले हम केस, तो जैसे हर आदमी का अपना अपना डीएनए है, होता है ना, हर इंसान का अपना अपना डीएनए है। तो उसी हिसाब से हर एलिमेंट्स के अपने अपने एटम्स हैं। भी एक एलिमेंट्स के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से मैच नहीं होंगे। तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग में हम बोलेंगे कि डीएनए है, अगर ह्यूमन बीइंग का पता लगाना है कि किस किसके ये हैं, तो ये हम डीएनए से हम पता लगा लेते हैं। उसी हिसाब से एटम्स या एलिमेंट्स की स्टडी करनी है तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सेम एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट हैं। तो वैसे तो एलिमेंट्स की स्टडी करना इतना आसान काम नहीं था जितना कि अब लग रहा है। अब तो ऐसे लगता है कि एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली, एटम को डिफ़ाइन कर लिया, बड़ा आसान काम है। मगर एक्चुअल में जब रिसर्च वर्क किया गया तो उस टाइम एक्सपेरिमेंट किए गए तो उस टाइम इतना आसान काम नहीं था। अब तो काफ़ी आसान है क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, वही एटम है वही एलिमेंट है। तो एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क है कि एटम से मिलके जो चीज़ बनेगी उसको हम एलिमेंट बोल देंगे। यानी कि एटम को इकट्ठा कर दो और जो बना वो क्या बन गया, वो बन गया हमारा एलिमेंट। तो जब हम यहाँ से एक डेफिनेशन एटम की अगर हम डिफ़ाइन करें तो एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी एलिमेंट एंड कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सेम से भी बनते हैं कंपाउंड और डिफरेंट से भी बनते हैं। तो यहाँ पे जॉन डाल्टन ने जो रिसर्च की थी उसने की थी डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट लिए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट लेके उनके ऊपर स्टडी किया और उसको फिर डिफ़ाइन किया। ये जॉन डाल्टन का जो मॉडल था वो 1844 तक रहा, 1844 तक रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट आया उस साइंटिस्ट का नाम था जे जे थॉमसन।
तो जे थॉमसन का लाइफ स्पैन देखें तो 1856 से 1940 तक था। तो जो 1844 तक तो वही मॉडल चलता रहा जो डाल्टन ने दिया था। उसके बाद उस मॉडल पे वर्क किया किस साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन। तो उसने भी आइडिया लिया कि चलो क्यों ना इस पे रिसर्च वर्क किया जाए, क्योंकि उस टाइम एटम का इतना ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाया था। वो शुरुआती दौर था जो फर्स्ट साइंटिस्ट ने किया था, डाल्टन ने। अब दूसरे इसको जो इलेबोरेट किया, फिर इसके ऊपर जो अगर और काम हुआ, एडवांस काम इसे हम बोलें कि उससे एडवांस जो काम किया वो किया जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने रिसर्च वर्क की तो उसने ये फाइंड आउट किया कि एटम में क्या क्या है। तो उसने उसने जो सोर्स लिया वो ली कैथोड रे ट्यूब। जो जे थॉमसन की सोर्स था जिससे उसने काम किया, जो यूज़ करके, वो थी कैथोड रे ट्यूब्स। और उसने कौन से स्ट्रीम प्रोड्यूस किए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो वहाँ से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसने, जो कैथोड रे होती है वो प्रोड्यूस करती है स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। मतलब जो रेज आती हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। कैथोड रे पे कौन सा, कैथोड रे जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज, बेसिकली ये है सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें कि नेगेटिवली चार्ज्ड रे ली, नेगेटिवली चार्ज्ड रे ली। अब उसने उस रे से डिफरेंट एटम्स की स्टडी की, जो डिफरेंट एलिमेंट लिए। अब डिफरेंट एलिमेंट लिए तो उनमें एटम्स भी डिफरेंट होंगे, तो उसने रिसर्च स्टडी की। तो वो स्टडी जो थी काफ़ी टाइम तक वही चलता रहा कि जो प्रपोज्ड मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। अब देखो जो जे थॉमसन का मॉडल था वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसने बोला था। तो उस मॉडल को तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन में कवर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कोरिलेशन करना आसान रहे कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है। तो जे थॉमसन ने जो मॉडल लिया, अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो उसने एक जो होता है तरबूज, उसकी तरह बताया था मॉडल की। एटम बीच से भरा पड़ा है और जो भरा पड़ा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें बीज की तरह धसे हुए हैं। और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, यहाँ से देखें हम तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई। पॉजिटिव को उसने इस ढंग से रिप्रेजेंट किया कि हर जगह है, जैसे हम बोलते हैं भगवान सब जगह है, बोलते हैं ना हम भगवान सब जगह। उसी हिसाब से जे थॉमसन ने बोला कि एटम में पॉजिटिव चार्ज सब जगह है, जहाँ भी देखोगे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन कुछ जगहों पे ही मिलेंगे, कुछ जगह पे ही मिलेंगे। तो ये तरबूज जो होता है उसके मॉडल के साथ का आपने कंपेयर किया इसने, बेसिकली जो भी बताया। बाकी हम डिस्कस करेंगे क्या मॉडल में था। अब जे थॉमसन का मॉडल कब तक चला, 1940 तक। ये इसका लाइफ स्पैन था 1856 और 1940 तक था इसका भी मॉडल जो रिसर्च वर्क हुआ। मगर इसी दौरान यानी कि 1940 से पहले ही इस मॉडल पे एक और साइंटिस्ट ने काम किया था। वो तीसरा साइंटिस्ट कौन है, वो था रुदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड है वो तीसरा साइंटिस्ट आया। यहाँ से देखिए रदरफोर्ड को, तो उसने भी एक एक्सपेरिमेंट कलेक्ट किया। उसने एक ही लिया था गोल्ड प्लेट पे। इसने जो काम किया, देखो जे थॉमसन ने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए थे, इसने सिर्फ एक ही एलिमेंट को पकड़ा। तो इसका रदरफोर्ड मॉडल में एक ही एलिमेंट को पकड़ा, वो क्या था, गोल्ड फॉइल। गोल्ड की, गोल्ड का पतली चादर, जो सोने के होते हैं उसकी पतली चादर सी ली उसने, गोल्ड फॉइल। अब जो जे थॉमसन ने काम किया था वो किया था कैथोड रे ट्यूब का। और इसने जो लिया, जो रदरफोर्ड ने लिया, वो लिया उसने अल्फ़ा रेस, यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए जो गामा रेस प्रोड्यूस करती हैं। अल्फ़ा रेस नहीं, सॉरी, अल्फ़ा पार्टिकल्स। पार्टिकल्स अल्फ़ा थे, और जो पार्टिकल जब बम्बार्डमेंट करते हैं, मतलब कोलिजन करते हैं, तो उनसे जो रेज निकलती है जो, वो होती है गामा रेस। तो जो कैथोड रे ट्यूब थी वो नेगेटिव चार्ज थी, और गामा रेस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं। अब इसने पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया, देखो उसने बोला था जे थॉमसन ने कि एटम भरा पड़ा है, उसमें सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने पॉजिटिव इसलिए लिया ताकि जब वो पॉजिटिव चार्ज से वो टकराएगा तो हमें पता लग जाएगा कि एटम खाली है कि नहीं। पहले तो ये
जो जे थॉमसन का मॉडल था उसको वेरीफाई करना चाहता था कि क्या उसने ठीक बोला है कि नहीं, मतलब उसी के रिसर्च वर्क को चेक करना चाह रहा था जी पहले। जब उसने चेक किया तो उसके जो रिज़ल्ट्स आए वो बिल्कुल डिफरेंट आए थे, फिर जो जे थॉमसन से बिल्कुल उल्ट हुए। तो फिर काफ़ी टाइम तक रदरफोर्ड मॉडल ने रहा भी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रहा। इसका भी काफ़ी नाम हुआ था रदरफोर्ड का, इसने भी एटम को दिया है। मगर जब शुरुआत मैंने आपको बताई डाल्टन से हुई, फिर जे थॉमसन ने काम किया, फिर रदरफोर्ड ने काम किया। तो रदरफोर्ड ही एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने ये बता दिया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है। अब उसके बाद जो है का मॉडल आया, वो आया नील बोहर का। नील बोहर का मॉडल, अब उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, जो नील बोहर है उसका जो था लाइफ टाइम जो स्पैन बोले हम तो उसको, तो 1885 से 1962 तक। और दिस इज़ द सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एन एटम। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो ये मॉडल है, ये सक्सेसफुल मॉडल है ऑफ एटम है एट प्रेजेंट। इसके बाद अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो इसको चैलेंज करे कि जो इसने मॉडल दिया है ये बोहर्स मॉडल ने, वो उसमें कोई कमी है। अभी तक बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग ही एटम को माना जा रहा है। तो जो उसने स्टडी की वो मॉडल जो शो किया, तो उसने क्या प्रूव किया, देखो जो रदरफोर्ड उसमें एक चीज़ तो डिफाइन कर दी थी कि सेंटर में मास है, सेंटर में मास है, एटम के सेंटर में मास है, और वो मास था पॉजिटिव चार्ज। अब जबकि वो इलेक्ट्रॉन को बताना भूल गया कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है एटम के। देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो चलो पता लग गया कि सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसके बारे में चुप रहा। तो ये बोहर ही है जिसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में, जिसे ऑर्बिट बोलते हैं। ये इसने बताया था बोहर्स ने। और ये इसको कंपेयर फिर किसके साथ किया था, कंपेयर किया इसने अपना सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसकी तरह, जैसे सन के सराउंडिंग ऑल प्लैनेट्स मूव, सन के सराउंडिंग मूव करते हैं सारे प्लैनेट, तो वैसा सोलर सिस्टम है जैसे हमारा, वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके इर्द गिर्द मूव करते हैं, जिसको उसने फिर KLMN शेल के रूप में बताया था। और ये भी बताया था कि कौन से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करते हैं। देखो जब रिएक्शन होती है तो बेसिकली क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं था, बाद में ये आइडिया लगने लगे कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब चीज़ जो थी वो बताई बोहर्स मॉडल ने। कौन सा मॉडल था, बोहर्स मॉडल। दिस इज़ द वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल। ये यही मॉडल है जो सब जिसने कि जो हमारा पिछले मॉडल की कमी को दूर किया। अब इससे भी एडवांस है, इससे एडवांस थी क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम अप्रोच। वो इससे इंटायरली डिफरेंट थी, क्योंकि यहाँ तक लाइट का हम सिंगल पार्टिकल बिहेवियर नेच करते थे, क्योंकि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ये बड़ा एडवांस मैं बोल रहा हूँ, जो क्वांटम अप्रोच है वो बड़ी एडवांस है आपके। अभी तक हम यहाँ इसी मॉडल रहेंगे, क्लासिकल केमिस्ट्री तक रहेंगे। केमिस्ट्री की दो ब्रांचें हैं बेसिकली ना, क्लासिकल केमिस्ट्री एंड क्वांटम केमिस्ट्री। जो क्वेश्चन क्लासिकल केमिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए, यानी कि जिन क्वेश्चनों के आंसर क्लासिकल केमिस्ट्री में नहीं मिले, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री की एक एडवांस ब्रांच आई, वो थी क्वांटम अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं क्वांटम अप्रोच। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन ही किया। तो इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया जी मॉडल ऑफ एटम किसने दिया। सबसे पहले कौन आया, डाल्टन्स। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया जे थॉमसन। उसके बाद कौन आया, नेक्स्ट नंबर पे था रदरफोर्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर मॉडल। और इस टाइम जो है जो सक्सेसफुल मॉडल में बोहर मॉडल को ही हम बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट यूनिट में जो नेक्स्ट इसमें वीडियो में मैं कवर करूँगा वन बाय वन ये मॉडल जो हैं
जो क्या हैं उनको हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।